Hello guys, welcome to my channel, The Right Guidance. In this video, we will discuss about the First World War, and this chapter is important for class 10th, ICSE, CBSE as well as for any competitive exams. So let's begin with the chapter. In this video, we'll discuss about First World War. So, First World War began in the year 1914 and it got ended in the year 1918. It is called the World War because it was fought on land, water and in the air. Moreover, the armies of about 86 nations were involved. 86 नेशन कोई छोटी संख्या नहीं होती है एंड स्पेशली उस टाइम पे इतनी बड़ी कंट्रीज का एक साथ आना एक बहुत बड़ी चीज है। आप समझ सकते हैं कि ये वॉर कितना डेंजरस रहा होगा, क्योंकि इस वॉर का जो यूनिक फैक्टर है वो रहा है इसमें सिविलियन पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट। आज तक आपने जो भी पढ़ा होगा उसमें यही पढ़ा होगा कि वॉर होते हैं मिलिट्री और आर्मीज के बीच, पर ये जो वॉर था ये काफी यूनिक, काफी अलग था, क्योंकि इसमें जो आम जनता थी वो भी प्रेजेंट थी, उनका भी योगदान था। ये वॉर बहुत ही बड़े युद्ध स्तर पर लड़ा गया था और आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस वॉर के कॉजेस क्या क्या रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेस लीडिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So, the first cause is militant nationalism. The meaning of militant nationalism is outright wars by the European countries to achieve their goals. उस टाइम जब ये लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में चीजें बदलने लगी थी और पूरी जो दुनिया थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी, तो जो एक कंट्री थी वो अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाना चाह रही थी दूसरे के ऊपर। जो नेशनलिज्म था वो एग्रेसिव या एक्सट्रीम नेशनलिज्म बन चुका था, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को आगे बढ़ना नहीं देना चाह रही थी, जिसके कारणवश सब में एक दूसरे से बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो चुका था, वेदर इट इज इन द फील्ड ऑफ नेवी और इन द इकोनॉमिक फील्ड। सो जितनी भी कंट्रीज थी वो काफी एम्बिशियस हो चुकी थी और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। उनको वर्ल्ड पीस से कोई लेना देना नहीं था। उनके कुछ गोल्स थे जो उन्हें पूरे करने थे और उन्हें भी नहीं पता था कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो नेशनलिज्म टर्म था वो सिनोनिमस हो चुका था मिलिट्री के टर्म से, मतलब जिसकी ज़्यादा मिलिट्री वो उतना ज़्यादा पावरफुल। ये हमारा पहला फैक्टर रहा जो कि कॉज है, मेजर कॉज तो नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉज। जब भी आपको एग्जाम में आएगा यू शुड राइट इट बिकॉज इससे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। Then moving towards our next cause, it is race for armaments. So the first thing which we'll discuss about is what is armament और ये रेस किस चीज की है। रेस नॉर्मल रेस तो हम सब दौड़ते हैं, बट दिस इज नॉट दैट रेस। ये रेस है वेपन को अक्वायर करने के बारे में। जितनी भी कंट्रीज थी फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद सब अपने अपने वेपन्स को जुटाने में, एकत्रित करने में लग चुकी थी, और इसको भी हम एक कारण कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि ना होते वेपन्स ना होती वॉर। लेकिन सब कंट्रीज अपने पास वेपन्स रख लिए थे, सबने एक्वायर कर लिया था, तो ये भी एक इसका फैक्टर हुआ वॉर होने का। सो देयर वाज ग्रेट कंपटीशन अमंगस्ट ब्रिटेन। बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा था ब्रिटेन के बीच, जर्मनी के बीच, फ्रांस और अफ्रीका के बीच। ये जितनी भी कंट्रीज थी इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि सारी कंट्रीज एक दूसरे से आगे होना चाह रही थी। नाउ इन सबको ये था कि हम ज़्यादा वेपन्स एक्वायर कर लें तो हम ज़्यादा वेपन्स एक्वायर कर लें इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। अब जो भी ये कंट्रीज थी वो यही बताती थी कि वो इतने ज़्यादा वॉर एक्वायर कर रही हैं क्योंकि वो अपनी देश की आत्मरक्षा कराना चाहती हैं और इनको पीस से बहुत लगाव है, मतलब ये चाहती हैं कि हर जगह पीस को बताया जा सके, इस वजह से ये
जितने भी वेपन्स है उसको एक्वायर कर रही हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी, क्योंकि सच्चाई में यही था कि सारी कंट्रीज एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रही थी, जिस वजह से इन लोगों ने आर्म्स को, वेपन्स को एक्वायर किया था और अपनी मिलिट्री पावर्स भी बढ़ा रही थी। इसके वजह से जो भी हमारे दुनिया का माहौल था इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, वो बहुत ही डर और एक दूसरे के प्रति बहुत ही म्यूचुअल हेट्रेडनेस की तरफ बढ़ता जा रहा था। सो आवर नेक्स्ट फैक्टर इज रेस फॉर आर्मामेंट्स। नाउ the third factor which is the cause for the First World War is division of Europe into two hostile groups. जो हमारा यूरोप था वो दो हॉस्टाइल ग्रुप्स में बंट चुका था, एक था सिंगल नेशन और एक था इंपीरियल स्टेट्स। तो जो सिंगल नेशन स्टेट्स थे जैसे कि फ्रांस, हॉलैंड एंड जर्मनी, इनमें जो सिमिलैरिटी थी वो थी लैंग्वेज की, ट्रेडिशन की, मतलब इनके लैंग्वेज और ट्रेडिशन बिल्कुल भी सेम थे। एंड ऑन द अदर हैंड जो इंपीरियल स्टेट्स थे, जैसे आपका हो गया ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर एंड रशियन एम्पायर, ये जो एम्पायर्स थे इनके जो लोग थे उनके लैंग्वेजेस भी अलग थी और कल्चर भी डिफरेंट थे। जाहिर सी बात है आगे चल के इनमें ब्रेकअवे हुआ, लोग इससे अलग हुए और ये एम्पायर्स टूट गए, बिखर गए। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया सारी कंट्रीज नहीं होती हैं जहाँ डाइवर्स लोग मिलजुल के प्रेम से रहते हैं। इंडिया एक एग्जाम्पल है इन सारी कंट्रीज के लिए। सो यस, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है सराजेवो क्राइसिस, जो कि इसका इमीडिएट कॉज है। अगर आपके बारे में फर्स्ट वर्ल्ड पूछा जा रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, देन यू शुड बी वेरी क्लियर कि सराजेवो क्राइसिस आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए। और इसका जो मेजर कॉज रहा है वो यही रहा है। इसमें होता क्या है, लेट मी टेल यू दिस इन डिटेल। सो इन द मेजर कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, assassination was made on Archduke Francis Ferdinand. आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड, ये नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस नेम को आप रख लीजिए। ये थे उत्तराधिकारी, मतलब हेयर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एट सराजेवो। सराजेवो जो कि कैपिटल थी बॉस्निया की उस टाइम पे, वहाँ इनको एसेसिनेट कर दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी और डेट था 28 जून 1914। ये जो एसेसिनेशन है उसको एक सीक्रेट सोसाइटी ने प्लान किया था जो कि एक्सट्रीमिस्ट सर्बियंस थे और उनका नाम था ब्लैक हैंड, और आप कह सकते हैं द यूनियन ऑफ डेथ। और इस इमीडिएट कॉज से ही हमारा जो भी ड्रामेटिक सिनेरियो क्रिएट होने जा रहा है, जिसको आप बिल्कुल फिल्म की तरह समझिएगा, जहाँ पे जो कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करती हैं और वहाँ से दो खेमे में पूरा हमारा जो वर्ल्ड है दो पावर्स के खेमे में बट जाता है। अब हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। सो इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की एसेसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है और एक्चुअली जो ये लोग थे वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे, मतलब वो लोग इनकी हत्या करने में कामयाब हो गए थे। मूविंग टूवर्ड्स द मेन सिनेरियो ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप इसको बिल्कुल भी एक फिल्म की जैसे समझिएगा, यह आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्लो चार्ट से। जो आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड थे जो कि हेयर टू द थ्रोन थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, उनको एसेसिनेट कर दिया गया बाय ब्लैक हैंड सोसाइटी और द यूनियन ऑफ डेथ से। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 28, 1914। ये आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में याद करके रखिएगा बिकॉज ये डेट पूछी जाती है। देन इसके बाद जो हमारा ऑस्ट्रिया था उसने सर्बिया को 11 पॉइंट्स डिमांड दिए, जिसमें सर्बिया ने ऑलमोस्ट सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कुछ जो उसके सोवरेनिटी के खिलाफ थे। वो एक आधे डिमांड्स थे जो उसने
पूरे नहीं किए। तो जो हमारा ऑस्ट्रिया था उसने वॉर डिक्लेयर किया सर्बिया पे ऑन जुलाई 28, 1914। स्टिल डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट डेट थी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जून 28, 1914। बट इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू एवरीथिंग, इसलिए मैं आपको डेट भी बताते चलूँगी और ये भी बताते चलूँगी कौन सी इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। जब ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर किया वॉर सर्बिया पे, आप बिल्कुल ड्रामेटिक फिल्म के जैसे देखिएगा। ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर किया सर्बिया पे, रसिया जो सर्बिया का दोस्त था वो आया फ्रंट पे कि मैं सर्बिया को सपोर्ट करूंगा। और फिर 1 अगस्त 1914 को जर्मनी भी आया इस पिक्चर के अंदर और उसने कहा कि मैं डिक्लेयर करूंगा वॉर रशिया और फ्रांस पे। अगस्त 1 को इसने कहा कि मैं रशिया पे डिक्लेयर कर रहा हूँ वॉर और अगस्त 3 को मैं फ्रांस पे भी वॉर करूंगा। देन जर्मन ट्रूप्स अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बेल्जियम में घुसी ताकि वो फ्रांस तक जा सके। और इन सब को देखते हुए जो मेन हीरो था इस पूरी पिक्चर का वो ब्रिटेन, वो सीन पे आया और उसने कहा कि मैं डिक्लेयर करूंगा वॉर जर्मनी पे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ही ड्रामेटिक सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कहा कि मैं तुम्हारे पे वॉर करूंगा। देन रशिया केम टू सपोर्ट सर्बिया। और फिर क्या हुआ, जर्मनी आया ऑस्ट्रिया के तरफ से और उसने कहा कि मैं रशिया और फ्रांस दोनों पे वॉर करूंगा। देन वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए बेल्जियम तक गया ताकि वो फ्रांस के साउथ में जा सके। उसके बाद आया सीन पे ब्रिटेन और उसने कहा कि नहीं, मैं वॉर करूंगा जर्मनी पे, यानी कि वो साथ दे रहा था फ्रांस का और रशिया का। सो नाउ आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो फील फ्री टू कमेंट। आप कमेंट करोगे तो मैं आपके सारे क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूंगी और आपके सारे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अभी तक मैं आपको बता देती हूँ कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्कस कर लिया है और उसके कॉजेज क्या थे ये सब डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द इवेंट लीडिंग टू द वर्ल्ड वॉर। See you all in the next video. Before that, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.